नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर उठा के जियो टेल्स के इस एपिसोड में जिसे हम आप तक लेकर आए हैं एचडीएफसी लाइफ के सौजन्य से। ये वही जगह है जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने सक्षमता, बुद्धिमता और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले ये वही लोग हैं जो हमें सर उठाकर जीने की प्रेरणा देते हैं। चलिए आज के हमारे गेस्ट से मुलाकात करते हैं। विकी रॉय जी दिल्ली के एक नए फोटोग्राफर हैं जिनका नाम फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल किया गया था। वो एक एमआईटी मीडिया रिसर्च फेलो भी हैं और एक जाने माने टेडेक्स स्पीकर भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर आवर गेस्ट टुडे, विकी रॉय। नमस्ते विकी जी, और बहुत खुशी हुई हमें आपसे आज मिलके। थैंक यू सो मच कि आप इस एपिसोड पर आ पाए। नमस्ते निहारिका, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया हमें यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आकर के यहाँ। जी बिल्कुल सर, तो मैं आपके बचपन से शुरुआत करना चाहती हूँ। आपके बचपन के ऐसे कौन से अनुभव रहे हैं जिन्होंने आपके फ्यूचर की, आपके भविष्य की नींव रखी, उस बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें हमें तो। सो निहारिका, जो मेरी बचपन थी, बचपन में ओरिजिनली वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ। तो मेरे फादर टेलरिंग का काम करते थे और रोड साइड में मशीन लगा के बैठते थे, तो उनकी इनकम पर डे की 10-15 रुपए थी, जिसमें सरवाइव करना डिफिकल्ट होता था। तो मेरे मम्मी पापा ने, जब मैं 3-4 साल का था, तो मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए थे। तो वहाँ फैमिली कंडीशन थोड़ी बेटर थी, तो उनको लगा कि वहाँ पे रहेगा तो एटलीस्ट क्लास 10th तक पढ़ लेगा। तो जब मैं वहाँ पे रह के बड़ा होने लगा, मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा। और मैंने बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं शहर चला जाऊं तो हीरो बन जाऊंगा। तो मैंने एक दिन अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए और मैं स्टेशन गया, तो देखा दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी। और मैं 11 साल की उम्र में 99 में दिल्ली आ गया। तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के रोने लग गया। तो जो बच्चे कबाड़ी चुनते हैं, उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, तो आकर मेरे से बात किया, मुझे कुछ खाने के पैकेट दिया, हम अच्छे दोस्त हो गए हैं। और मैं उनके साथ घूमने लगा, और 2-3 दिन के बाद मैं भी उनके साथ एज ए रैग पिकिंग का काम करने लगा। तो जो लोग पानी की बोतल पी के फेंक देते थे, हम वो पानी की बोतल इकट्ठा करते थे और उसे हम जनरल बोगी में 5-5 रुपए के बेचते थे। तो देखा कि स्टेशन में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि कभी पुलिस वाले मारते थे, कभी किसी पैसेंजर का कुछ चोरी हो गया वो मारते थे। तो फिर मैंने स्टेशन से काम छोड़ के नई दिल्ली के एक साइड अजमेरी गेट है, वहां पे एक ढाबे में जाके काम मांगा। और उन्होंने मुझे एज ए डिश वॉशर का काम दिया। तो एक दिन एक भैया आए और मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। उन्होंने मेरे ढाबा ओनर से बात किया और मुझे एक संस्था है दिल्ली में, सलाम बालक ट्रस्ट, तो मुझे सलाम बालक ट्रस्ट भेज दिया। मेरा ख्याल है जब इतने बचपन में 11 साल की उम्र में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी मिच्योर होने पे मजबूर कर देते हैं। और क्योंकि आपने सलाम बालक ट्रस्ट का जिक्र किया तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपकी मुलाकात उनसे हुई तब आपकी लाइफ में फोटोग्राफी की एंट्री हुई, तो उस बारे में क्या आप हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपको क्यों फोटोग्राफी पसंद आने लगी और आपने क्यों उसे एज अ करियर परस्यू करने का सोचा। तो जब मैं सलाम बालक में गया और मेरा रेगुलर स्कूल में एडमिशन हो गया, तो मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा। जब मैं क्लास 10th में आया, तो मेरे 10th में बहुत कम परसेंटेज आए, 48% आए। तो मेरे जो एनजीओ के टीचर थे, उन्होंने कहा कि ना, आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, और आप कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे फोटोग्राफी करनी है। तो उन्होंने कहा कि अरे उसके लिए बड़ा कैमरा चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। तो मैं कुछ दिन तक अपने जिद पे अड़ा रहा। तो मुझे सलाम बालक ट्रस्ट ने एक कोडेक कैबिटेन का कैमरा दिया, जो उस समय 499 का आता था। तो उनको मैं अपने दोस्तों को पार्क में लेके जाता था, उनसे 5 रुपए करके लेता था और उनकी मैं फोटोग्राफी करता था। तो मुझे लगता था यही फोटोग्राफी है। तो इस तरीके से मेरी फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल, और आपने एक बचपन की बहुत ही खूबसूरत याद भी हमारे साथ शेयर की। मेरा ख्याल है कुछ चीजें हम क्लासरूम में बैठकर सीखते हैं और कुछ चीजें हम अनुभव के थ्रू सीखते हैं, कि आपने अनुभव के जरिए और ज्यादा सीखा। और अगर मैं अनुभव की बात करूं तो आपके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली है। जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रीबिल्ड हो रहा था तो उसके रिकंस्ट्रक्शन की शूटिंग के लिए दुनिया भर में से सिर्फ 4 फोटोग्राफर्स को चुना गया था, जिसमें से आप एक थे। तो जब आपके काम को ऐसे बड़े स्तर पर दर्शाया जाता है, कैसा महसूस होता है और वो अनुभव कैसा होता है। तो मैं पहली बार किसी कंपटीशन में अप्लाई किया और मैं वो जीत गया, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। तो मुझे याद है कि वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने गए थे, जिसमें से मैं एक इंडिया से था। तो जब मैं न्यूयॉर्क जा रहा था तो बहुत घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, मैं वहां पे जा करके कैसे कम्युनिकेट करूंगा मैं। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा जो बहुत सारे जापानीज है और बहुत सारे यूरोपियन हैं, उनकी अंग्रेजी हमसे भी गंदी है।
तो मुझे लगा कि मेरी तो अंग्रेजी इनसे बेटर है, तो मुझे उतना शाई फील करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूयॉर्क ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया। तो उसके बाद मैंने आईसीपी में फोटोग्राफी की पढ़ाई की। फिर मैं साथ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का फोटो शूट किया। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क से वापस आया। तो हमारे सलाम बालक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल। और मैं उस अवार्ड प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर था। तो उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगम पैलेस। जब जा रहा था तो सभी कोई मेरे मेरे से पूछ रहे थे, हे विक्की, आर यू एक्साइटेड, आर यू गोइंग टू बकिंगम पैलेस? तो मुझे तो नहीं पता व्हाट इज बकिंगम पैलेस। मैंने कहा कि हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बकिंगम पैलेस। तो मेरा रिएक्शन मतलब ऐसा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बकिंगम पैलेस है क्या। तो मैं फिर वहां से वापस आया और मैं अपना काम कंटिन्यू करते रहा। फिर मैं 2013 में मेरी पहली फोटोग्राफी बुक आई, होम स्ट्रीट होम। एंड उस बुक के बाद आई गॉट फेलोशिप एमआईटी मीडिया लैब। तो मैं फिर थोड़े टाइम के लिए एमआईटी गया। और मैं जैसे इंक फेलो हूँ, तो थ्रू एमआईटी के बाद मुझे काफी सारे जगहों पे एज ए मोटिवेशनल टॉक देने के लिए इनवाइट किया। तो जैसे मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, फेसबुक हेडक्वार्टर गया, पेंटागन गया, व्हाइट हाउस गया। तो बिल्कुल वो एक लाइफ चेंज वाली एक्सपीरियंस की लोगों का जो ड्रीम होता है, तो मैं उन सब जगहों पे जा करके मैं टॉक दे रहा हूँ। मैं वर्ल्ड बैंक में जा करके टॉक दे रहा हूँ। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही बेसिकली। मेरा ख्याल है कि हम कभी कभी कुछ सपने देखते भी नहीं है और लाइफ उनको सच करती चली जाती है और हमें वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां हमने शायद कभी नहीं सोचा था। एंड आई एम श्योर इट्स अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग एट अ मोमेंट लाइक दैट। सो क्योंकि हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम श्योर इतने सारे उतार चढ़ाव आए तो कोई ऐसा मोड़ जरूर आया होगा जब आपको लगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और आर्थिक समझ होना बहुत जरूरी है। क्या आप हमें उस मोड़ पे वापस ले जाना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब अपने यंग एज में था और मेरा पहला एग्जीबिशन लगा और मेरा इनकम थोड़ा सा ग्रो किया। तो मैं सलाम बालक से बाहर रहता था। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे एक इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मेरे पास जब तक एक पॉलिसी नहीं होगा तो मैं, क्योंकि मेरी फैमिली की इनकम उतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं, अगर मुझे कुछ हो गया और मेरी फैमिली आकर के उसको फुलफिल करेगा, तो वो चीज़ नहीं थी। तो इस वजह से सबसे पहले मुझे एक इंश्योरेंस की ज़रूरत थी, तो वो मैंने अपने लिए किया। फिर जैसे धीरे धीरे ग्रो किया तो मुझे लगा कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ और कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट के लिए मुझे कुछ पॉलिसीज लेनी पड़ेगी। कि तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ते गया तो मैंने पहला पॉलिसी लिया, फिर दूसरा लिया। तो इस तरीके से मुझे पता है कि एक फैमिली को मैंने बैकअप दे दिया हूँ। और इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो फैमिली नो कि दे हैव फैमिली बैकअप। एंड वो उनको काफी हेल्प करेगा। फैमिली के साथ साथ मुझे अपना भी देखना था। तो मुझे पता था कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ सरकारी, कि मुझे रिटायरमेंट होने के बाद कोई पेंशन मिलेगा। तो मुझे फिर अपनी पेंशन पॉलिसी लेनी पड़ी कि इन केस मैं नौकरी नहीं करता हूँ, फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ, तो मेरे पास मेरा बैकअप होना चाहिए। तो ये सारे मैंने प्लान किए। और उस प्लानिंग में बीच बीच में मेंटोर ने हेल्प किया, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलिसी होती है और ये करने से ये बेनिफिट होता है। तो जो हमारे सलाम बालक के टीचर थे उन्होंने बीच में गाइड किया, क्योंकि उन्होंने भी ये सब पॉलिसी ले रखी है। तो वो ये चाह रहे थे कि मैं साथ में जैसे जैसे ग्रो कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो अपना फैमिली बैकअप भी उस तरीके से मैं करके रखूं ताकि फैमिली को कभी दिक्कत ना हो। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया और मैं वो सब चीजें कर पाया अपने लाइफ में थोड़ा सा। बिल्कुल। मेरा मानना है कि परिवार सबसे पहले है, परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ और है। और मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जो उभरते हुए कलाकार हैं, उभरते हुए फोटोग्राफर्स हैं, जो इस फील्ड में अभी कदम रख रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई एडवाइस है? और साथ ही साथ आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं? तो अभी जो मैं जिन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है जिनका नाम है एवरीवन इज गुड एट समथिंग। तो ये डिसेबिलिटी के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट देयर इज 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो मैं पूरे इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी ट्रैवल कर रहा हूँ और जो पर्सन विद डिसेबल लोग हैं उनके घर पे जाके उनकी फोटो खींचता हूँ और उनकी कहानी इस वेबसाइट में डालते हैं। तो बहुत टाइम होता है कि लोग ये कहानी पढ़ते हैं और मुझे कॉल करते हैं कि विक्की, मैंने ये कहानी पढ़ा और मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं उनको फिर डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से उनकी भी हेल्प हो जाती है। और जो आज के अपकमिंग फोटोग्राफर है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कोई भी काम करे ना एज शॉर्ट टर्म ना करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो सक्सेस नहीं होता है। वो थोड़े टाइम तक तो अच्छा चलता है बट उसके आगे चल के वो बिखर जाता है।
तो जैसे हम डिसेबिलिटी वाला ही जो मैं शूट कर रहा हूँ, तो मेरा 10 ईयर का वॉलेंटियरिंग का कमिटमेंट है। तो जिनके लिए मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखो विक्की, अगर आप किसी बदलाव के लिए काम करते हो तो 1-2 साल में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव 5 साल में आता है, 10 साल में आता है, 15 साल में आता है, 20 साल में आता है। तो उसी तरह अगर कोई फोटोग्राफी में अच्छा करना चाहता है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। नॉट ओनली फोटोग्राफी, किसी भी फील्ड में, कि आप जब तक उसे अच्छे से समझोगे नहीं, उसे अच्छे से जानोगे नहीं, तो आप कर नहीं पाओगे। थोड़े टाइम तो आप अच्छा कर लोगे, बट आगे चल के आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज मेरे से अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो अच्छा टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं शायद बस यही कहना चाहती हूँ कि समय को सही समय देना बहुत जरूरी है, और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच विकी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट वाज इंडीड अ प्लेजर। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने सचमुच आपकी स्टोरी से खूब इंस्पिरेशन ले ली है। थैंक यू सो मच निहारिका, आपके लोगों के इस इनिशिएटिव के लिए। सर उठा के जियो टेल्स ब्रॉडकास्ट, जो मुझे लगता है कि काफी लोगों को इंस्पायर करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी कहानी विकी रॉय की, जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने लिए सफलता, उल्लास और आत्मसम्मान से भरी जिंदगी का निर्माण किया जाए। आज के हमारे जो सवाल हैं, उनमें से एक सवाल इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, जहां हमारे श्रोता और हमारे दर्शक हमसे ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस में केवल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर उसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है। उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस में दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से। चाहे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो, आप ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको इमीडिएट रिटर्न्स दें। और अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है, तो आप ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके भविष्य को सिक्योर करें। एंड द बेस्ट पार्ट, आपके पास कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के भी ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप अपनी प्रेरणाजनक और इंस्पायरिंग स्टोरीज हमसे बांटेंगे। हमारी ईमेल आईडी है sukjpodcast@hdfclife.com। हमें उन कहानियों और उन अनुभवों के बारे में बताइए जिन्होंने आपका नजरिया जिंदगी की ओर बदल कर रख दिया। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। अंटिल देन, दिस इज मी निहारिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम सर उठा के जियो टेल्स।